नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है और यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन। ओके, तो आपने कम्युनिकेशन की मैंने आपको एक क्लास करवा दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या और कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह की होती है। ओके, तो चलिए अब उसी टॉपिक को आगे ले जाते हैं। और जो कम्युनिकेशन होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उन सारे टाइप्स को मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक ही वीडियो में सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, हम 2 या 3 वीडियो हो जाएंगे और उसमें हम अच्छे से कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, विद्या बांटने से बढ़ती है। ओके, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले। तो उनमें जो भी संचार मेनली है उनके बारे में पहले बता देती हूँ, ऐसे होके हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो केंद्रीकृत संचार जिसे हम कहेंगे सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, विकेंद्रीकृत संचार जिसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, वृत्तीय संचार जिसे हम कहेंगे सर्कल कम्युनिकेशन, रेखीय संचार जिसे हम कहेंगे लाइनर कम्युनिकेशन या तो फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार तो उसे हम कहेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार जिसे हम कहेंगे अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद देखेंगे शाब्दिक संचार तो जिसे हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, और शाब्दिक संचार जिसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। इन सारे कम्युनिकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं इन सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों केंद्रीकृत संचार जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। तो देखिए सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं वो कैसे अनेक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं प्रश्न पूछने वाले, और उत्तर देने वाला कितने होता है, एक ही पर्सन होता है। ओके, तो प्रश्न पूछने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और उत्तर देने वाला कितना होता है, एक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं केंद्रीकृत संचार कहा जाता है। ओके, जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कक्षा संचार। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए जो भी पढ़ा रही हूँ उसे आप समझना है, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा तो आपको अच्छे से उसे सॉल्व करना आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि अगर ये जो मान लीजिए जो सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है वो आखिर है क्या। ओके, तो अगर उसके बारे में आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन इस तरह का होता है तो फिर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आएगा तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि हार्ड वर्ड भी दिए होंगे ना हिंदी में, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, चलिए देखते समझिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले कितने हैं, अनेक हैं। ओके, तो देखिए ये प्रश्न पूछने वाले, ये प्रश्न पूछने वाले, ये प्रश्न पूछने वाले, ये प्रश्न पूछने वाले, और यहाँ पर जो आंसर देने वाला पर्सन है वो एक ही है। ओके, ये आंसर देने वाला पर्सन है जिसे मैं ए लिखती हूँ। ओके, यहाँ पर एक इसने क्वेश्चन किया, 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 इसने क्वेश्चन किया। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यानी कि कहने का मतलब प्रश्न पूछने वाले अनेक हो गए और आंसर देने वाला कितना हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक है। ओके, तो मान लीजिए हम कक्षा संचार की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लास कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लासरूम में क्या होगा, तो बच्चे, हर कोई बच्चा जो क्लास में आता है उसको कोई ना कोई समस्या रहती है ना, तभी तो वो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने की उसकी समस्या है। कौन सी समस्या है, पढ़ने की। ओके, तो बच्चा अपनी पढ़ने की समस्या का समाधान करने के लिए स्कूल में आता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए इस स्टूडेंट ने, मैं यहाँ पर बच्चे के लिए जो छात्र है उसके लिए स्टूडेंट का एस लिखती हूँ। ओके, तो ये इस स्टूडेंट की एक समस्या है,
उसने क्वेश्चन किया टीचर को, ये बीच वाला जो है वो टीचर है आपका जो आंसर देगा। ओके, चलिए इनकी समस्या का समाधान टीचर ने कर दिया। अब आए दूसरा स्टूडेंट, उसकी भी कुछ समस्या है, वो भी टीचर से क्वेश्चन करेगा, टीचर उसकी समस्या का समाधान करेगा। यहाँ पर तीसरा स्टूडेंट है, वो भी टीचर से अपनी समस्या बताएगा, टीचर उसकी समस्या का भी समाधान करेगा। यहाँ पर ये स्टूडेंट है, वो भी अपनी समस्या बताएगा, टीचर उसकी भी समस्या का समाधान करेगा। फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट है, वो भी अपनी समस्या बताएगा, टीचर उसकी समस्या का समाधान करेगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट है, ओके, और वो भी अपनी समस्या बताएगा, टीचर अपनी उसकी समस्या का समाधान करेगा। कहने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं ना, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर देने वाले कितने, एक ही है, वो टीचर है ना। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन इस तरीके का बनता है, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले ज़्यादा होते हैं और आंसर देने वाला एक ही पर्सन होता है, तब जाकर हमारा ये बनता है सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, यानी कि केंद्रीकृत संचार। ओके, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर सेंडर एंड रिसीवर दोनों होते हैं। ओके, यानी कि सेंडर कौन होंगे, तो सेंडर होंगे प्रश्न पूछने वाले, यानी कि स्टूडेंट होंगे, और रिसीवर कौन होगा, तो टीचर उसे रिसीव करेगा, उस जो भी क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं उस प्रश्नों को क्या करेगा, टीचर उसे रिसीव करेगा, और रिसीव करके बच्चे ने किस तरह से क्वेश्चन किया है और उसकी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी बातें सोचकर वो फीडबैक देगा बच्चे को, है ना, उसका आंसर देगा, रिप्लाई करेगा टीचर। तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपका हो जाता है केंद्रीकृत संचार, यानी कि सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। अब देखिए सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि केंद्रीकृत जो संचार होगा आपका, यानी कि सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होगा, उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब आते हैं विकेंद्रीकृत संचार। देखिए विकेंद्रीकृत संचार जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। अब देखिए आपने जो सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन देखा था ना, बस उसका ठीक विपरीत ये हमारा डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस प्रकार के संचार में प्रश्न पूछने वाला एक होता है और उत्तर देने वाले कितने होते हैं, अनेक होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा है प्रश्न पूछने वाला, ये क्या है, प्रश्न पूछने वाला, इसे मैं क्यू लिख देती हूँ, ओके, यानी कि क्वेश्चन का क्यू लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ से उत्तर मिलेगा किससे, तो हमें ये स्टूडेंट से उत्तर मिलेगा, यहाँ से 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 स्टूडेंट से उत्तर मिलेगा। देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने टीचर ने कोई पाठ पढ़ाया। ओके, पाठ पढ़ाने के बाद टीचर ये सोचता है कि बच्चे कितना सीख पाए। ओके, तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पर बच्चों को पूछेगा क्वेश्चन, है ना, के पाठ के रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि बच्चों बताओ आपने ये जो पाठ में कहानी दी गई थी उस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, है ना। तब देखिए हर बच्चा बोलेगा, हर बच्चे को होगा कि मैंने कहानी सुनी, मैं भी उत्तर दूँ, मैं भी उत्तर दूँ, मैं भी उत्तर दूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस स्टूडेंट ने भी अपना उत्तर दिया, अपनी तरीके से दिया कि मैम मुझे ये कहानी में से ये सीखने को मिला। फिर इस स्टूडेंट ने भी बता दिया कि मैम मुझे भी ये कुछ सीखने को मिला। हर एक की राय तो अलग अलग होगी ना, सबकी एक जैसी तो होने वाली नहीं है ना, या 2-4 लोगों की एक जैसी हो सकती है, लेकिन हर एक की तो नहीं होगी ना। हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है, तो हर एक ने कहानी तो सबने एक ही सुनी है, लेकिन हर एक की सोच अलग अलग होगी। तो यहाँ पर इसने भी आंसर दिया, इसने भी आंसर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज में क्या होगा कि टीचर जो होगा वो एक होगा, यानी कि वो खुद क्वेश्चन करेगा और सारे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। यानी कि मान लीजिए कि जो टीवी रिपोर्टर होता है, आपने देखा होगा टीवी रिपोर्टर को, है ना। तो टीवी रिपोर्टर क्या करता है दोस्तों,
किसी भी विषय पर उसे लोगों की राय लेनी होती है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शन का माहौल होता है, तो वो लोग टीवी रिपोर्टर वाले जो टीवी वाले जो लोग होते हैं, मीडिया वाले जो लोग होते हैं, वो जानना चाहते कि पब्लिक किसको वोट करने वाली है ना। तो वो लोग पहले से ही क्या कर देते हैं, पहले से ही सबके पास जाते हैं किसी एक जगह पर। मान लीजिए यहाँ पर आ गए टीवी रिपोर्टर, और टीवी रिपोर्टर यहाँ पर जो जहाँ पर बहुत सारे लोग, ये सारे लोग खड़े हैं, तो टीवी रिपोर्टर क्या करेगा, इससे क्वेश्चन करेगा, है ना। तो फिर वो आंसर देगा, इसे क्वेश्चन करेगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनेगी, है ना, या फिर कौन सा पक्ष जीतने वाला है, आप किसे वोट देना चाहोगी, आप किसे लाना चाहोगे, सत्ता पर किसे लाना चाहोगे, इस सारे वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन टीवी रिपोर्टर होगा तो वो सबको करेगा, है ना। जितने भी लोगों से मिलेगा सबको करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन तो एक ही था, टीवी रिपोर्टर ही था, है ना, लेकिन आंसर देने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। अब देखिए डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है, उसे ही हम कहते हैं बाह्य संचार, यानी कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो किस तरीके से होता है वो आपको पता चल गया। यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला एक ही होता है, लेकिन उत्तर देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं रेखीय संचार, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब देखिए रेखीय संचार को हम समानांतर संचार भी कहते हैं, क्षैतिज संचार भी कहते हैं। ओके, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, या फिर लाइनर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ओके, लाइनर कम्युनिकेशन भी उसे कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी नाम, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इंग्लिश वाले जो होंगे उन्हें दो नाम याद रखना है, हॉरिजॉन्टल और लाइनर। ओके, और हिंदी मीडियम वाले जिसे रेखीय संचार, क्षैतिज संचार, समानांतर संचार, ये सारे नाम याद रखने। मैं तो यही कहूँगी कि आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखें। ओके, बहुत ईजी होते हैं इंग्लिश वर्ड और याद भी बहुत ही जल्दी से रह जाते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि रेखीय संचार में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक समान पद, योग्यता, विशेषता, गुण वाला व्यक्ति, देखिए एक समान पद वाला व्यक्ति, एक योग्यता वाला व्यक्ति, एक विशेषता वाला व्यक्ति, एक गुण वाला व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक लोग होते हैं जिनमें हमें समान पद होता है, जिनके बीच में समान पद होता है, जिनके बीच में समान योग्यताएं होती हैं, जिनके बीच में समान विशेषताएं होती है, और जिनके बीच में समान गुण होते हैं, वैसे व्यक्ति जब एक दूसरे से क्या करेंगे, संचार करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं रेखीय, क्षैतिज या समानांतर बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो या लाइनर कम्युनिकेशन उसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है कम्युनिकेशन में। मिनिमम कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, उसका मीनिंग बताया तब। तो कम्युनिकेशन में मिनिमम दो व्यक्ति होते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों जो व्यक्ति हैं उनका पद समान होगा, या फिर उनकी योग्यता समान होगी, या फिर उनके बीच में जो विशेषताएं होंगी वो भी समान होगी, या फिर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो गुण होना चाहिए वो गुण भी कैसा होगा, समान होगा। तब जाकर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या तो फिर हम कहते हैं लाइनर कम्युनिकेशन। ओके, तो देखिए इसी तरह के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा बन रहा है, तो देखिए जो टीचर होता है, तो एक टीचर दूसरे टीचर से क्या करेगा, बातचीत करेगा। एक टीचर, यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ पर दूसरा टीचर, एक टीचर दूसरे टीचर से जब बात करता है तो क्या होता है, तब बनता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों में टीचर के गुण सेम है ना। दोनों में टीचर होने के जो गुण होते हैं वो समान है, उनकी पद भी समान है, उनकी योग्यता भी समान है। ओके, इसी तरीके से एक सीएम जो होता है, एक
स्टेट के जो सीएम होते हैं वो दूसरे स्टेट के सीएम से जब बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल या लाइनर कम्युनिकेशन बनेगा। उसी तरीके से एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो दूसरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेगा तो ये भी कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल या लाइनर कम्युनिकेशन। ओके, आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और लाइनर कम्युनिकेशन जिसे हम दोनों एक ही है, ओके, तो उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, मैं आपको साथ में ये क्वेश्चन भी बताती जा रही। क्वेश्चन था किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य किसी विशेष विषय में अपने विद्यालय में समान परिस्थिति, देखिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है समान परिस्थिति वाले, ओके, समान परिस्थिति वाले शिक्षकों को क्या कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहते, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो समान जो योग्यता वाले जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ओके, प्रशिक्षित करने का मतलब क्या होगा, ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार की संचार की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है ये जा रहा है जो समान योग्यता वाले टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन बनेगा, तो यहाँ पर देखिए जो टीचर्स हैं, ट्रेनिंग लेने वाले टीचर्स हैं ना, तो टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, समान परिस्थिति वाले जो शिक्षक हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, तो वो कम्युनिकेशन हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या तो फिर आप बोल सकते हैं लाइनर कम्युनिकेशन। ओके, आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं वृत्तीय संचार के बारे में देखते हैं जिसे हम कहते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। ठीक है, सर्कल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरीके का ये सर्कल है। ओके, तो सर्कल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो जहाँ से बात की शुरुआत होती है ना वहीं पर आकर रुक जाती है, उसे ही वृत्तीय संचार कहा जाता है। देखिए जहाँ यहाँ से मान लीजिए यहाँ से बात शुरू हुई, इस पर्सन ने इसे बात की, अब इसने इसे बात की, अब इसने इसे बात की, अब इसने इसे बात की और इसने इसे बात की। ओके, और इसने फिर से इसे बात की। तो देखिए जहाँ से शुरू हुआ था वही आकर अटक जाता है, यानी कि यहाँ से शुरुआत की गई और फिर घूमते 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 पूरा सर्कल बनता है, फिर जहाँ पर आते हैं वहीं पर आकर रुक जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। देखिए इसकी एक स्टोरी आपको सुना देती हूँ। नीति शतक नाम का जो शतक है संस्कृत में, उसमें एक कहानी दी गई है, जिस कहानी है रानी पिंगला की। अब देखिए रानी पिंगला की कहानी है, उसमें क्या था कि रानी पिंगला थे, उसके जो पति थे वो राजा थे। ओके, अब देखिए एक बार क्या हुआ कि एक जो साधु आए और उन्होंने क्या किया, राजा को एक जड़ी बूटी दी, यानी कि ऐसा कुछ दिया कि जिससे खाने से क्या होता है, फल दिया, फल बोलते ना, फल दिया। अब देखिए उसे खाने से व्यक्ति पूरी उम्र जवान रहता है। ओके, यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए वो कैसा रहेगा, जवान रहेगा, यानी कि बूढ़ा नहीं होगा। अब देखिए राजा को ये फल मिला। अब राजा थे वो रानी पिंगला, यानी कि खुद की जो पत्नी है रानी पिंगला, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो राजा ने सोचा कि मेरा तो क्या करना है, मैं जवान होकर क्या करूँगा, अगर मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वो पूरी ज़िंदगी जवान रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो उसने अपनी रानी को दे दिया फल। अब रानी थी वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन अपने दरबार में जो एक सैनिक था उससे वो सेनापति से वो रानी थी वो प्यार करती थी। ओके, तो रानी ने सोचा कि मैं जवान होकर क्या करूँगी, बोला मैं अपने ही प्रेमी को दे देती हूँ,
वो हर बार जवान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने दे दिया वो फल, किसे? सेनापति को दे दिया। अब सेनापति था ना दोस्तों, वो रानी को प्रेम नहीं करता था। सेनापति था, वो रानी को प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो एक गणिका को प्रेम करता था। गणिका का मतलब आपको पता होगा, वेश्या होता है ना। तो जो सेनापति है वो उस गणिका से प्रेम करता था। तो उसने सोचा यार मैं जवान रहकर क्या करूँगा, मैं अपनी प्रेमिका को ही दे देता हूँ, वो तो जवान रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने दे दिया अपनी प्रेमिका को, यानी कि गणिका को दे दिया। अब देखिए गणिका जो थी उसने सोचा कि मैं जवान रहकर क्या करूँगी भला, मेरा तो ये धंधा है और मेरा तो ये काम है, मेरा जीवन तो नष्ट है, वैसे भी जवान होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं एक गणिका हूँ, है ना। तो उसने सोचा कि हमारे राज्य के जो राजा है बहुत ही उदार मन वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, भले इंसान हैं, अगर वो जवान रहेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे। तो गणिका ने वो फल राजा को दे दिया। दिखे ये राजा ने दिया अपनी पत्नी ने दिया उसके सेनापति को, सेनापति ने दिया गणिका को, और गणिका ने दिया राजा को, है ना। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी राजा से, और ख़त्म भी कहाँ पर हुई? राजा से ही ख़त्म हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वृत्ति है, संचार होता है, वो कैसा होता है? सर्कल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जहाँ से बात शुरू होती है वहाँ पर आकर अटक जाती, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति, चौथे व्यक्ति से, इस तरीके से होते 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 जब पहले व्यक्ति तक आती है जिसने ये बात शुरू की थी, उसे हम कहते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल व्यवहारिक तौर पे अगर माना जाए, आपने अपने एक दोस्त को बताया, मान लीजिए ये आप है, ओके, और आपका एक दोस्त है राहुल, फिर एक आपका दोस्त दूसरा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखती हूँ, ये राहुल आपका दोस्त है, ओके। दूसरा मान लीजिए पंकज आपका दोस्त है, ओके। उसके बाद मान लीजिए कि विकास आपका दोस्त है ना। और उसके बाद मान लीजिए कि संजय आपका दोस्त है। तो ये सारे आपके दोस्त हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप ना राहुल को बताते हैं यार ये जो विकास है ना बहुत बुरा लड़का है, मुझे उसके पास अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो राहुल क्या करेगा? राहुल बताएगा पंकज को। राहुल किसे बताएगा? पंकज को। यार ये जो अमन था ना वो ये बोल रहा था कि विकास अच्छा लड़का नहीं है और उसे पसंद नहीं है, ओके। तो यहाँ पर पंकज था, पंकज ने बताया पंकज ने यहाँ पर बताया किसको? विकास को बताया कि विकास यार ये अमन तेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा था, है ना। तब विकास था तो वो टेंशन में आ गया, यार अमन ऐसा मेरे बारे में क्यों बोल रहा है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो वो मेरे लिए क्यों इतना कुछ बोल रहा है। तो उसने बताया संजय को कि यार संजय क्या करूं, अमन को मैं इतना रखता हूँ, उसके साथ इतनी वफादारी से दोस्ती निभाता हूँ, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता है। तो संजय बोलेगा रुक यार तू टेंशन ना ले, मैं बात करता हूँ अमन से। अब देखिए ये जो संजय है वो बात करेगा अमन से कि यार अमन ये क्या बात हुई, तूने विकास के बारे में ऐसा क्यों बोला, तूने ये बात ऐसी क्यों बोली, विकास तेरे लिए अच्छा सोच रहा है और तू उसके लिए ऐसा कुछ बोल रहा है, ओके। तो कहने का मतलब क्या था? बात कहाँ से शुरू हुई थी? अमन से हुई थी। अमन ने बताया राहुल को, राहुल ने बताया पंकज को, पंकज ने बताया विकास को, विकास ने बताया किसको? संजय को, और संजय ने बताया किसको? अमन को। यानी कि जहाँ से बात शुरू हुई थी वहाँ पर आकर अटक गई, ओके। इसे ही हम कहते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। आई होप आपको सर्कल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा आया था कि वृत्तीय संचार का मुख्य प्रयोग किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। देखिए वृत्तीय संचार का जो प्रयोग किया जाता है वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है? युद्ध में जीतने के लिए। किसके लिए? युद्ध में जीतने के लिए। तो युद्ध में जीतने के लिए किस तरीके से? तो यहाँ पर मानिए कि क्या होता है कि युद्ध में दो राज्य होते हैं, ओके, आमने सामने होते हैं, ये एक राज्य एक्स और ये वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर बात फैला दी कि भाई हम आज युद्ध नहीं करने वाले, ये बात उन्होंने बता दी। अब देखिए यहाँ के जो सेनापति सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक था वो यहाँ पर मिला हुआ दूसरे राज्य के सैनिक से मिला हुआ था। तो यहाँ से बात होकर होकर यहाँ पर इस सैनिक से सैनिक तक आती है, और फिर ये सैनिक है वो उस सैनिक को बताता है कि यार आज युद्ध नहीं होगा, ये लोग युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये जो सैनिक होगा वो दूसरे को बताएगा, अब यहाँ पर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर भी एक सैनिक है, वो यहाँ पर के एक सैनिक से मिला हुआ है, वो अच्छा है कि यहाँ के लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है। तो इसने क्या किया, इसने इसको बता दिया कि यार आप लोग क्या युद्ध नहीं करने वाले, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ क्या हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ये वाला जो सैनिक होगा वो यहाँ पर मेन जो व्यक्ति होगा उसे बताएगा, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आकर अटक जाती है। तो युद्ध में जीतने के लिए इस तरीके का सर्कल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता था। ओके, तो आई होप यहाँ पर सर्कल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर जो औपचारिक संचार में होने वाली सब बातें निश्चित होती हैं, यानी कि किस व्यक्ति से बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस प्रकार से बात करनी है, कैसी बात करनी है, ये सारी बातें क्या होती हैं, निश्चित होती है। ओके, उसमें कुछ भी लचीलापन नहीं होता। ओके, उसमें किसी भी प्रकार का फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसमें संशोधन नहीं होता है। ओके, इसमें इसके दो औपचारिक संचार होते ना, उसके दो प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाकार और अधोकार। देखिए किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर देखिए किसी स्कूल में टीचर है, ये स्कूल है। ओके, स्कूल में टीचर है। अब देखिए टीचर को मान लीजिए कि टीचर को किसी एग्ज़ाम देनी है। ओके, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देनी है। तो अब देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देनी होगी ना, वो रेगुलर मोड पे तो दे नहीं सकते क्योंकि उनकी जॉब चल रही है, तो एक्सटर्नल मोड पे वो एग्ज़ाम देंगे। तो अब क्या करेंगे टीचर देंगे प्रिंसिपल को लेटर लिख कर देंगे कि एप्लीकेशन लिख कर देंगे कि सर मुझे एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए मुझे परमिशन दीजिए। अब ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या करेगा, उसके ऊपरी अधिकारी को दे देगा। ओके, यानी कि वहाँ प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई क्लर्क है तो क्लर्क को वो लेटर भेजेगा, यानी कि एप्लीकेशन भेजेगा। तो ये क्लर्क है वो जो भी उसके अधिकारी हैं, मेन अधिकारी हैं, उसे दे देगा। ओके, यानी कि डीपीओ बोला जाता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर मान लीजिए अगर ये प्राइमरी टीचर हैं। ओके, बात करूँ प्राइमरी टीचर। ओके, तो प्राइमरी टीचर है वो अपने प्रिंसिपल को देंगे लेटर, प्रिंसिपल देंगे क्लर्क को, क्लर्क देगा डीपीओ को। ओके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर को। अब देखिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाकार। ओके, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाकार, यानी कि ऊपर की ओर जाती है। ओके, तो ये हो गया। देखिए ये औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर ना ही टीचर को उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, उसे अगर उसे परमिशन लेनी है तो उसे कुछ मर्यादा में रहकर उसे लेटर लिखना होगा। अब ये जो टीचर होगा क्या डायरेक्टली डीपीओ से मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। तो उसने ये जो सारी प्रोसेस हुई ये क्या हो गई, हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की हो गई, यानी कि हमने चैनल थ्रू आगे बढ़ाया। और वहाँ से अब क्या होता है, देखिए टीचर ने प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने क्लर्क को दिया, क्लर्क ने डीपीओ को दिया। ओके, अब क्या होता है, ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाकार। अब अधोदर की प्रक्रिया किस तरीके होगी, ये डीपीओ है वो लेटर करेगा परमिशन का, यानी कि परमिशन दे दी गई है तो परमिशन लेटर देगा क्लर्क को, क्लर्क देगा प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल पहुंचाएगा टीचर को कि भाई आपको परमिशन मिल गई है एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्या हो गई हमारी अधोदर। ओके, ये क्या हो गई, अधोकर। तो ये ये है हमारी ऊर्ध्वाकार और ये है हमारी
अधोदर, यानी कि ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और अधोदर में क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ओके, तो हो गया यहाँ पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बस आपको ये बात याद रखनी कि यहाँ पर सब कुछ फिक्स होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होता है। ओके, जिस तरीके से स्कूल में जाते हो तो स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, है ना। तो वो क्या हो गई, फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, जहाँ पर किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती है। चलिए, आई होप आपको औपचारिक यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछे जाए तो मैंने आपको बता दिया है ना, ऊर्ध्वाधर और अधोदर। ओके, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब आती है अनौपचारिक संचार की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए दोस्तों, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहाँ पर कोई भी बात फिक्स नहीं होती है, जहाँ संशोधन हो सकता है, और इसमें लोचशीलता पाई जाती है, यानी कि लचीलापन पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहाँ पर मिलती है। जिस तरीके से मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, है ना, तो आपके दोस्तों के साथ आप खुलकर बात करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक संचार कहेंगे, है ना। तो इसे ही हम अनौपचारिक संचार कहें, जहाँ पर कोई भी बात करने के लिए, किसी भी प्रकार की बात करने के लिए कुछ भी प्रकार का निश्चित नहीं होता है कि भाई तुम्हें इतनी बात करनी चाहिए, तुम्हें यही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों में ऐसा होता है, नहीं होता ना, जैसे भी जो भी बात आ जाए बोल दी, है ना। अगर शायद ऐसी बात हो तो गाली भी दे देता है दोस्त अपने को, है ना। तो ये बात हमारी अनौपचारिक संचार की हो गई, यानी कि नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन की हो गई। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पर आपने देखा था औपचारिक में यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखा था कि टीचर को परमिशन लेने थे, तो टीचर ने प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने क्लर्क को दिया, क्लर्क ने डीपीओ को दिया। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस उन्होंने की। लेकिन अनौपचारिक में क्या होगा, मान लीजिए टीचर है और ये जो डीपीओ यानी कि जो ऊपरी अधिकारी है उनके साथ अगर उनका संबंध अच्छा है और घरेलू संबंध है, कहने का मतलब, तो टीचर क्या करेगा, डायरेक्ट मिलेगा डीपीओ से और बोलेगा सर मेरी जो परमिशन लेनी है, तो अब क्या किया जाए। डीपीओ बोलेगा कोई बात नहीं, लाओ दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में अच्छा सा संबंध था, है ना। तो यहाँ पर उसने ये सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने यहाँ पर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं की, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की लूटशीलता नहीं होती, यहाँ पर कुछ भी बात फिक्स नहीं होती। ओके, ऐसे ही आप किसी से मिलने जाओगे और मिल लोगे, बातचीत करेंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अब देखिए नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसके भी टाइप्स हैं। चलिए ये टाइप्स के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक है प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन और दूसरा है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब देखिए प्रोपेगेंडा जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन को अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे बोलते हैं आधी प्रचार संचार। ओके, इसे क्या बोलते हैं, आधी प्रचार संचार। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी किसी के द्वारा जानबूझकर अफवाह फैलाई जाती है तो उस अफवाह को क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा संचार कहा जाता है। देखिए प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन में क्या होगा कि कोई व्यक्ति है वो जानबूझकर अफवाह फैलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रैल महीना आता है ना, अप्रैल माह आता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, अप्रैल फूल बनाते हैं, सबको मूर्ख बनाते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को बोलेंगे यार आज तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी रखी है, आप आ जाना खाने के लिए, सबको लेकर, अपने दोस्तों को लेकर। आपने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। वैसे सच में आपने पार्टी नहीं रखी थी, है ना, लेकिन ये अफवाह थी, उनको मूर्ख बनाना था आपको। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बात बोल दी। अब आपका दोस्त सोचेगा यार क्या मस्त पार्टी है, आज तो मज़ा आने वाला है खाना खाने में, तो चलिए दोस्तों के साथ चलते हैं। और वहाँ पर दोस्तों को लेकर वो जाएगा और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जिसने ये इनविटेशन दिया था उसके घर जाएगा और देखेगा
तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन तो हो गया। ये एक प्रकार की क्या थी, अफवाह थी और जानबूझकर फैलाई थी, है ना। उसने ये जानबूझकर किया था अपने दोस्तों को मूर्ख बनाने के लिए, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन। थोड़ा सा चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसमें किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अफवाह फैलाई जाती है। देखिए यहाँ पर किसी उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य फिक्स होता है। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों को मूर्ख बनाया, क्यों, अपने दोस्तों को घर बुलाया झूठ मूठ बोलकर, क्यों, क्योंकि आप उन लोगों को मूर्ख बनाना चाहते थे, है ना। तो उद्देश्य आपका क्या हो गया, मूर्ख बनाना हो गया, है ना। तो यहाँ पर यही होता है दोस्तों, यहाँ पर किसी उद्देश्य से क्या होता है, अफवाह फैलाई जाती है और उसे ही हम कहते हैं प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन। प्रोपेगेंडा की शुरुआत युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना को नैतिक रूप से पराजित करने के लिए एक अफवाह के रूप में हुई थी। देखिए उसकी जो शुरुआत हुई थी प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या था कि युद्ध में जो भी लोगों को सामने वाले को हराने के लिए जो अफवाह फैलाई जाती है, वैसी अफवाह फैलाने के लिए इस कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता था। यानी कि यहाँ से सबको ये बताया जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी कोई टीवी सीरियल में या फिर कोई मूवी ऐसी होगी जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से राजा जो होता है, यहाँ के दो ये यहाँ के राजा है और ये यहाँ के राजा। तो देखिए यहाँ से सामने वाला राजा जो होता है, तो वो क्या, आपने शायद कौन सी मूवी अभी आई थी, आपको शायद, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो ऊपर ही थी, तो चलिए याद आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो उस स्टोरी में क्या था कि सामने वाला राजा जो था इस राज्य को जीतना चाहता था, यानी कि इस राज्य को अपने कब्जे में करना चाहता था। तो उसने सोचा, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे पर हमला होने वाला है और हमारे पर हमला करने के लिए ये राज्य वाले लोग हैं वो इस रास्ते से हमारे यहाँ आने वाले हैं। ये बात उनको मिल गई। ओके, अब देखिए ये जो था उसने क्या सोचा कि सामने वाले राज्य के जो लोग हैं वो यहाँ से आने वाले हैं इसी रास्ते पर, तो ये राज्य वाले क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो सैनिक होंगे वो उसे वहाँ पर छुपा देंगे और वो लोग एक प्लान बना देंगे कि इस रास्ते से जैसे ही ये लोग गुजरेंगे हम उनको मार डालेंगे। ओके, अब देखिए ये इन लोगों ने तो ये बात अफवाह के रूप में फैलाई थी कि हम इस रास्ते से जाने वाले हैं। ओके, यहाँ के किसी व्यक्ति ने यहाँ तक ये बात पहुँचाई हुई थी, जबकि यहाँ पे जिन्होंने ये प्लानिंग बनाया था उन्हें पता था कि हमारे राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे राज्य की सारी बातें सामने वाले को बताता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्लानिंग बनाया था कि ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये लोग इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो अपने सारे सैनिक यहाँ पर लगा देंगे, है ना। जबकि सारे सैनिक यहाँ से लगा देंगे तो वहाँ पर राज्य में सैनिकों की कमी हो जाएगी। तो वैसे ही इन लोगों को अगर इस राज्य पर चढ़ाई करनी होगी तो बहुत आसान काम हो जाएगा। अब देखिए ये तो अफवाह हो गई ना, अब इन लोगों ने तो यहाँ का रास्ता बताया था किसी को, अब ये लोग क्या करते हैं, इन सभी को ये रास्ता बताकर हम उनके जो भी सैनिक होते हैं थोड़े से उनको यहाँ से भेज देते हैं और ये लोग जो होते हैं, जो विश्वास लोग उनके होते हैं, उनको लेकर यहाँ से निकलते हैं। ओके, यहाँ से निकलते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए यहाँ तक पहुँचने में। अब ये राजा है ना, वो यहाँ पर अपनी सैनिक तैनात कर देगा ताकि उसका ध्यान यहाँ पर ही रहेगा, तो उसका ध्यान भटक गया यहाँ से, है ना। तो इसी तरीके से ये अफवाह प्रोपेगेंडा कहलाती है। ओके, तो प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन की आपको अच्छे से समझ में आ गई कि युद्ध के दौरान जो दुश्मन की जो सेना होती है उसे पराजित करने के लिए अफवाह के रूप में क्या होती है, फैलाई जाती है। ओके, इसके बाद जिक्र मिलता है 1622 में 15वें पॉप ग्रेगरी ने वेटिकन में प्रोटेस्टेंट सुधारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का काम संभाला था। ओके,
प्रोपेगेंडा की छवि नकारात्मक उस समय बनी जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के पत्र में व्यवस्थित रूप से प्रोपेगेंडा किया। ओके, यहाँ पर भी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया, अपनी राजनीतिक हितों के लिए पत्र में क्या किया, व्यवस्थित रूप से प्रोपेगेंडा यानी कि अफवाह के रूप में काम किया। अच्छा चलिए, एक बात मुझे याद आ गई, कौन सी मूवी थी, तान्हाजी, आपको पता होगा तान्हाजी, है ना, आपने ये मूवी शायद देखी होगी। तो तान्हाजी मूवी है, उसमें यही होता है। तो तान्हाजी मूवी में जो अजय देवगन होता है ना, वो इसी तरीके का काम करता है कि सामने वाले उसे पता होता है कि यहाँ से कोई व्यक्ति होता है, वो यहाँ से हमारी बातें सामने वाले को दे देता है। तो वो क्या करता है, कुछ सैनिकों को दूसरे रास्ते से भेज देता है और खुद जाता है दूसरे रास्ते से। ओके, तो ये तान्हाजी मूवी की यहाँ पर कहानी मुझे याद आ गई, तो चलिए बता दी आपको। तो वो जो मूवी था उसमें जो कम्युनिकेशन बताया गया है वो प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कालांतर में इसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए होने लगा है। अब आपको पता ही होगा, चुनाव के बारे में अगर देखिए बात करना जाए तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। ओके, तो इलेक्शन टाइम पर यही होता है, अफवाह फैलाई जाती है ना, और देखिए रिजल्ट कुछ और आता है, लोगों की राय कुछ होती है ना, तो सारी के सारी जो अफवाहें होती है वो गलत होती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मीडिया में कुछ फेक न्यूज़ भी आते हैं ना, तो ये सारे क्या होता है, हमारा प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको ये प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। देखिए ये प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन है ना, वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, यानी कि अंगूरी लता संचार। तो देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब कोई औपचारिक संचार अनौपचारिक संचार में बदल जाता है तो उसे ही हम कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा। ओके, जो कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल होगा, और फिर वो ही फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बाद में जाकर कुछ टाइम के बाद वो क्या बन जाएगा, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगा। ओके, यानी कि मान लीजिए कि मेरी नई जॉब लगी। ओके, तो मेरी नई जॉब लगी, तो चलिए मैं टीचर हूँ, यहाँ पर मेरे प्रिंसिपल हैं। अब देखिए मेरी नई जॉब लगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर होगा, जो वातावरण होगा, है ना, तो सभी में मुझे एडजस्टमेंट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होंगे वो भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन बनेगा वो औपचारिक बनेगा, यानी कि फॉर्मल बनेगा, यानी कि ना ही ज़्यादा बातचीत होगी, और अपने काम से काम होता है ना। अपने जो प्रिंसिपल ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना होगा तो आपको कर देना पड़ेगा, वहाँ पर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो प्रिंसिपल है वो आपका जो रिपोर्ट भरेगा, वो रिपोर्ट, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो प्रिंसिपल होगा वो आपका रिपोर्ट भरता होगा, तो वो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, वो रिपोर्ट बुरा भरेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अगर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे तो प्रिंसिपल आपको स्कूल से निकाल देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ टाइम के बाद नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेपवाइन। किस तरीके से, देखिए ये जो टीचर है प्रिंसिपल से पहले औपचारिक रूप से कार्य करता है, फिर देखिए दोनों साथ में एक दिन चाय पीने जाते, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल का ई टीचर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है ना। तो धीरे धीरे सबसे पहले इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था, फॉर्मल था, है ना। अब देखिए धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए, दोनों दोस्त बनते गए, और फिर चाय से खाने के साथ दोनों के साथ एक दूसरे की मन की बातचीत करना, ये सारी प्रोसेस होती गई। ओके, यानी कि यहाँ से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन था वो चला ऊपर आकर क्या हो गया, नॉन फॉर्मल हो गया। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन।
ओके। पहले कम्युनिकेशन कैसा होता था, फॉर्मल, यानी कि अपने काम से काम करना। ओके, अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, अपने काम से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया, दोनों साथ में खाना खाने लगे, दोनों साथ में चाय पीने लगे, दोनों साथ में जाने लगे, दोनों साथ में आने लगे, दोनों साथ में अपनी दिल की बात शेयर करने लगे, दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे, पूरा परिवार एक दूसरे से मिलजुलने लगे। तो ये सारा जो बना वो हमारा बन गया। अब फॉर्मल से लेकर नॉन फॉर्मल तक पहुंचना, उसे हम कहेंगे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ओके, चलिए दोस्तों, आज आपको ये अच्छे से ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, हमने कमेंट बॉक्स हमें दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर डेली क्विज होती है शाम को, तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, जो 2 ग्रुप चल रहे हैं, साइकोलॉजी का और पेपर 1 का, दोनों का है, तो दोनों ग्रुप में पेपर 1 के अगर क्वेश्चन हो आपके सामने तो पेपर 1 में डालिएगा, और अगर साइकोलॉजी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो साइकोलॉजी में डाल दीजिएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में सब आ गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।